सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्लास से फटाफट जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में हम लोग जो महिला अंचल उपन्यास पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। महिला अंचल उपन्यास में कई पात्रों की चर्चा हुई, उसी जो महत्वपूर्ण पात्रों की चर्चा कर रहे थे उसी पात्र में महिला अंचल, आपको पता है, उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। गोदान के बाद सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। आंचलिक उपन्यास है, एक आजादी के आसपास का विशुद्ध ठेठ देहाती जो या वज्र देहाती जिसको बोला जाता है उसको दिखाया गया है। उसमें गोदान से भी बेहतरीन ग्रामीण परिवेश को दिखाने का प्रयास है आंचलिक इस उपन्यास महिला अंचल में। तो महिला अंचल हम लोग पढ़ रहे हैं, विभिन्न पात्रों की चर्चा कर रहे थे हम लोग, जिसमें डॉक्टर प्रशांत की चर्चा हम लोग किए, कालीचरण की चर्चा किए, बलदेव की चर्चा किए, विश्वनाथ प्रसाद जो तहसीलदार था उसकी चर्चा किए। लेकिन इन सभी की चर्चा में सेवादास, रामदास, कमली या कमला जो कहिए, वो सभी की चर्चा आ गई है। बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं इसके जो इन्हीं कैरेक्टर में लपेटाते हुए आ गए हैं। अब हम लोग, मैं चाहता हूं कि हम लोग महिला अंचल का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक या जो परंपरा दिखाया हुआ है, समाज की क्या व्यवस्था थी या दुर्व्यवस्था थी, तो फणीश्वर नाथ ने कैसे दिखाने का प्रयास किया है, उस पर हम लोग आज अभी की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक बात है। फटाफट आप लोग क्लास से जुड़ते चले जाइएगा। आवाज आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। फटाफट क्लास से जुड़िएगा। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़िएगा। आज की क्लास में हम लोग महिला अंचल को थोड़ा उसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, मींस कि उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो व्यवस्था उसके तहत जो हम लोगों को समझ में आता है, भाई महिला अंचल को पढ़ने के बाद उस समय की क्या स्थिति या दशा थी, वो और चीजें हम लोगों को समझ में आती हैं। तो उसको हम लोग बारी बारी से करके देखने का प्रयास करेंगे। आज के डेट में, आज की क्लास में हम लोग महिला अंचल, आप हेडिंग डाल लीजिएगा महिला अंचल, हेडिंग तो रहेगा महिला अंचल। महिला अंचल के बारे में बहुत कुछ अभी तक आप लोगों ने सीखा है। महिला अंचल के बारे में आप लोग बहुत कुछ काम भर जाने हैं। महिला अंचल का हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक या धार्मिक तमाम प्रकार के चीजों को हम लोग उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, एग्जाम्पल दे दे करके, घटनाओं का वर्णन कर करके कि क्या स्थिति थी। ठीक बात है। यद्यपि आपको क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, मेंस नहीं हो रहा है राइटिंग वाला, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा को जानना जरूरी है कि किस प्रकार से चीजें थी। सिर्फ पात्र नहीं पूछेगा, सिर्फ डेट ईस्वी नहीं पूछ लेगा, सिर्फ मतलब बहुत प्रकार के वैरायटी के प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को बारी बारी से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ठीक है। हम लोग महिला अंचल का हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहला जो बात हम लोग करेंगे तो बात करेंगे भौगोलिक परिवेश की। महिला अंचल जब फणीश्वर नाथ शुरू कर रहे थे तो शुरुआत में ही उन्होंने ये वर्णित कर दिया था कि जो मेरीगंज गांव है और मेरीगंज के आसपास का जो इलाका है उसका उन्होंने भौगोलिक चित्रण प्रस्तुत किया। कमला नदी के बारे में उन्होंने कहा, या जो कोसी है, बूढ़ी कोसी, उसके बारे में उन्होंने कहा, कोसी नदी के बारे में कहा, और जो वहां ताड़ और खजूर के पेड़ है उसके बारे में उन्होंने कहा। जो मेरीगंज के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो बांध या बंजर किस्म का है, वहां पर बरसात में बस नदी जो है कमला वगैरह भर जाती है, बाकी दिनों में वो सूखा ही रहती है, लेकिन बाकी गड्ढा गुड्ढी में पानी भरा रहता है, उसमें मछलियां हैं, है ना। और लेकिन भूमि जो है वो बहुत अनुपजाऊ है, जिससे कि उत्पादकता और उत्पादन दोनों कम है आसपास के क्षेत्रों में, इसलिए भी गरीबी है।
गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, आधा कपड़ा पहनते हैं, अर्ध नग्नता की अवस्था में रहते हैं। लेकिन इन सभी के केंद्र में देखिए भूगोल बहुत कुछ निर्धारित करता है और भौगोलिक चित्रण करके उन्होंने इस मैला अंचल को जीवंत करने का प्रयास किया है, महसूस कराया है। भाई टीवी नहीं ना है कि वो दिखा देगा कि ऐसा हो रहा है, फिल्म नहीं चल रहा है, उसको तो लिख के जो पाठक हैं उनमें रोचकता लाना है, उनमें 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 उसको जिसको रामचंद्र शुक्ल एक शब्द कहते हैं कि बिंबात्मक स्वरूप, तो बिंबात्मक स्वरूप प्रदान करना है, मतलब कि इमेज क्रिएट हो जाए, इमेज दिमाग में आने लगे उस चीज का। मेरीगंज नाम सुनते ही उन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि जो बैल है उसके कान जो है सो इस प्रकार से खड़े हो गए हैं, बकरियां मिमिया रही हैं, तो बड़ा उन्होंने एक ऐसा वर्णन किया है जिससे कि हम लोगों को पाठक को जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको एकदम रियलाइज होने लगे कि भाई हो क्या रहा है। तो उसके लिए थोड़ा भूगोल को भी उन्होंने दिखाया है, यानी भौगोलिक परिवेश वहां का कैसा था, मेरीगंज और मेरीगंज के आसपास के क्षेत्रों का उन्होंने सबसे पहले वर्णन किया है। मेरीगंज से कोसों दूर लगभग 20 कोस के आसपास तो वहां पर जो है सो कह सकते हैं कि स्टेशन था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, 12 कोस के आसपास। तो हम लोग भौगोलिक परिवेश की चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा करेंगे शुरुआत से, भौगोलिक परिवेश का। हेडिंग हमको डालना है भौगोलिक परिवेश। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा बोर्ड इधर कर देता हूं, ये ठीक है। तो भौगोलिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश, परिवेश, परिवेश। मेरीगंज से एक स्टेशन उन्होंने वर्णन किया कि 7 किलोमीटर के दूर पर जो है एक रोहतट स्टेशन है, 7 किलोमीटर। उस स्टेशन का उन्होंने जिक्र किया कि लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का रोहतट स्टेशन है, जिसको यदि आप जाते हैं यहां से रोहतट तक, माने मेरीगंज से रोहतट तक, तो किनारे किनारे आपको जो है वो ताड़ और खजूर के पेड़ मिलेंगे और आपको देखने से ही एहसास हो जाएगा कि एकदम बंजर भूमि है, कोई खेती बाड़ी हो नहीं रही है। तो आपको उन्होंने आसपास के क्षेत्रों का बड़ा अच्छे से वर्णन किया है, जिससे कि एहसास हो जाएगा कि बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था जी, बड़ा बेकार जगह था, मतलब था बेकार, मतलब कोई संपन्नता थी नहीं उस प्रकार से, उपज और खेती के मामले में भी बहुत बढ़िया नहीं था। तो रोहतट स्टेशन का थोड़ा सा हम चर्चा करते चलते हैं। मेरीगंज, सबसे पहले गांव की बात है कि मेरीगंज जो गांव था, जानते हैं मेरीगंज गांव का ही था। मेरीगंज कहां था? तो रोहतट, मेरीगंज से रोहतट स्टेशन जो था, स्टेशन वो कुछ 7 किलोमीटर पूरब में ये पड़ता है स्टेशन। वहां पर बूढ़ी कोसी का उन्होंने जिक्र किया है, पेन बदल करके लिखता हूं, बूढ़ी कोसी नदी का उन्होंने जिक्र किया है। और वो जो बूढ़ी कोसी जो नदी है उसके चारों बगल जो है, या दोनों तरफ कह सकते हैं, चारों बगल नहीं, ताड़ और खजूर का पेड़ है। तो बूढ़ी कोसी का उन्होंने चर्चा किया है, किसका? बूढ़ी कोसी नदी का। बूढ़ी कोसी नदी है, बूढ़ी कोसी नदी के किनारे जो है, के किनारे जो है वो लाखों एकड़ जमीन जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, जहां पर ताड़ और खजूर के पेड़ हैं। यहां पर क्या है? ताड़ प्लस खजूर के पेड़ आपको नजर आएंगे। खजूर के पेड़ लाखों एकड़ जमीन पर, लाखों एकड़ जमीन पर, लाखों एकड़ जमीन पर आपको ताड़ और खजूर के पेड़ नजर आएंगे। उनका भौगोलिक चित्रण में उन्होंने कहा है कि ये शुद्ध देहाती है, माने वज्र देहाती जिसको कहेंगे। वो जब आप पूर्णिया का जो क्षेत्र देखिएगा
तो उन्होंने कहा है कि एकदम आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि एकदम जिसको कहते माने हद देहाती जिसको कहा जाता है, उसके लिए उन्होंने एक शब्द यूज किया है, वज्र देहाती। वज्र देहाती जो है सो क्षेत्र पूर्णिया का जो क्षेत्र जो मेरीगंज के आसपास का था, वो उसके जगह को देखने के बाद लग रहा था। तो इसको हम एक लाइन में लिख दे रहे हैं कि पूर्णिया का वह क्षेत्र जो है उसको कह सकते हैं कि पूर्णिया का जो गांव था मेरीगंज, तो पूर्णिया का जो गांव था मेरीगंज, वो था वज्र देहाती। वज्र क्या था? देहाती था, देहाती था। जहां जो है वो लिखते हैं कि पूर्णिया का यह जो क्षेत्र जो मेरीगंज है, वहां पर दूब भी नहीं उगता है। दूब, दूब मतलब कि उन्होंने, दूब नहीं, धान वान तो होता ही होगा, लेकिन उन्होंने लिखा कि मतलब इतना ज्यादा बंजर टाइप का जमीन है कि आपको पूरे किनारे किनारे आप देखिएगा ना, मेरीगंज से लेकर के और रोहतक स्टेशन को आप जा रहे हैं बैलगाड़ी वगैरह से, तो आप देखिएगा कि आपको दूब भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कि एकदम वो मोरम टाइप का मिट्टी, उबड़ खाबड़ थोड़ा सा, और वहां पर कुछ भी खाली ताड़ और खजूर के पेड़ नजर आ रहे हैं। तो वो चित्रण उन्होंने किया जिससे कि पहले ही पाठकों को ये रियलाइज हो जाए कि बड़ी बेकार जगह था, बड़ी बेकार जगह है। मतलब कि कोई संपन्नता नहीं है, कोई खेत खलिहान बहुत ऐसा नहीं है कि एकदम, समझ रहे कि नहीं? इसीलिए तो लोग वहां के गरीब हैं, नहीं सर बात के। तो भौगोलिक परिवेश से ही जो है वहां का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश भी निर्धारित और प्रभावित होता है। अब जो हिमालय के क्षेत्र का जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, वो यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र का, इस क्षेत्र का नहीं है। हिमाचल प्रदेश का जो है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो बहुत अलग अलग आपको अंतर नजर आएगा। जम्मू कश्मीर की घाटी का अलग जगह, अलग वहां का की व्यवस्था है, वहां की गरीबी, बेरोजगारी या वहां की समस्या अनोखी है, अलग है। तो भूगोल भी प्रभावित करता है, इसलिए उन्होंने भौगोलिक चित्रण भी किया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसीलिए भूगोल का चर्चा करते चलते हैं। उन्होंने कहा है कि मेरीगंज के पूरब में जो है, पूरब में कमला नदी है। कमला है जो बरसात में क्या होती है, कमला बरसात में सिर्फ जो है सो, बरसात में क्या होती है, भरी रहती है। बाकी समय तो सिर्फ जो गबड़ा गुबड़ी होता है उसी क्षेत्र में आप कहीं देखिएगा कि कुछ मछली वछली दिखाई देगी, बाकी आपको जो है सो सूखा वाला क्षेत्र है। तो भौगोलिक परिवेश की चर्चा है, तो थोड़ा सा भौगोलिक परिवेश का दो लाइन हम बता दिए कि भौगोलिक परिवेश। अब हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरीगंज के आसपास का क्षेत्र बहुत ठीक नहीं था, मोटा मोटी आपको बस यही ध्यान रखना है। क्लियर बात है? ठीक है। सर्दी हो गया है जी। सामाजिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। सामाजिक स्थिति, थोड़ा इधर घुमा देता हूं। क्लियर बात है? सामाजिक स्थिति, सामाजिक दशा क्या था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि सामाजिक दशा क्या था। ठीक है, सामाजिक दशा क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सामाजिक दशा की यदि आप चर्चा करिएगा, ठीक है, तो समाज बहुत ही बटा हुआ था, बहुत ही बिखरा हुआ था। जाति के आधार पर गांव 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, विशेष करके वहां कायस्थ जो जाति थी, कायस्थ, ठीक है, और कायस्थ के अलावा यादव और इसके अलावा राजपूत। यद्यपि कायस्थ और राजपूतों में भयंकर संघर्ष, पुश्तैनी संघर्ष चल रहा था। कायस्थ में और राजपूतों में, कायस्थ में विश्वनाथ प्रसाद की बात हो सकती है, और ये जो आपके राजपूत हैं वो रामकृपाल सिंह थे, और जो यादव थे उसमें राम खिलावन यादव प्रमुख थे। 3 लोगों के पास
ठीक है, 3 लोगों के पास, जो कायस्थ का हेड था, और जो राजपूतों का रामकृपाल हेड था, और राम खिलावन यादव, खिलावन यादव जो आपका यादव अहीरों का हेड था, उन्हीं के पास अधिकांश जमीन थी। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जो था, विश्वनाथ जो तहसीलदार था, ठीक है, जो कमली का बाबूजी भी था, तो उसके पास जो है अधिकांश जमीन हुआ करती, 1000 बीघा उसके पास जमीन थी, 1000 बीघा से प्लस में, ठीक है, क्योंकि वो तहसीलदारी 3 पुश्त से करता आ रहा था, उसके बाबूजी और फिर उसके बाबूजी, माने उसके बाबा जो थे वो जो है वहां परबंगा के तहसीलदारी करते थे, ठीक है, तो वहां और उसके बाद फिर उसके बाबूजी और फिर ये, ठीक है, बाद में यद्यपि तहसीलदारी ये छोड़ देते हैं विश्वनाथ, लेकिन 3 पुश्त से चलता है, जिससे कि इसके पास जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होती है। समाज 3 भागों में बटा हुआ है। हम लोग अलग से जाति वैमनस्य और जाति व्यवस्था की बात करेंगे कि जाति पर कैसे आधारित बटा हुआ समाज था। सामाजिक चेतना का घोर अभाव था, समाज में बौद्धिक चेतना का घोर अभाव था, बौद्धिकता से लोग काम नहीं लेते थे, अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, जीन आदि की बात करते थे। कितने लोगों को डायन और ओझा कह करके मौत के घाट उतार दिया गया था। भूत प्रेत में काफी ज्यादा विश्वास लोग करते थे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जो भूत प्रेत का अस्तित्व ही नहीं होता है उसमें लोग विश्वास करते थे और मर्डर तक हो जाता था। बात समझ रहे कि नहीं? जाति व्यवस्था इतनी तगड़ी थी। डॉक्टर प्रशांत जब आते हैं बाहर से, है ना, शहरी व्यक्ति है डॉक्टर प्रशांत, जब मेरीगंज में आता है तो उसकी जाति पूछी जाती, समझ रहे बात के, और जाति उसको खुद नहीं पता है। अनिल मुखर्जी नाम लिखता है वो अपने बाप का नाम सटे ये कहीं पर कागज में, क्योंकि उसकी मां के पुराने हस्बैंड थे वो निजामाबाद के, तो ऐसे कंडीशन में वो तो लिखता है। लेकिन समस्या ये होती है कि जब गांव वाले पूछने लगते हैं कि आपकी जाति क्या है तो कंफ्यूजन में हो जाता है। वो कहता है कि जाति हमारा क्या, हमारा डॉक्टरी जाति है, हम डॉक्टर हैं, यही हमारी जाति है। निजामाबाद के जगह पूछता है कि कहां लोकेशन, तो कहता है हिंदुस्तान, जो चंद्रशेखर आजाद टाइप का बात करता है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति डॉक्टर प्रसाद की, बहुत सारे लोगों की जाति तो सामाजिक व्यवस्था बहुत ठीक नहीं थी, दुर्व्यवस्था बहुत था। थोड़ा थोड़ा एक दो बात लिखते चलता हूं, नहीं तो सिर्फ हवा में बातें होने लगेंगी। तो बात यदि करिएगा कि गांव में 3 प्रमुख दल हुआ करता था। कितना प्रमुख दल था? गांव में 3 प्रमुख दल था। गांव में लिखता हूं मैं कि गांव में 3 प्रमुख दल था, ये पहले से आपको पता है। गांव में कितना प्रमुख दल है? 3 प्रमुख दल है। गांव में कितना दल है? 3 प्रमुख दल है। कौन कौन है भैया? कौन कौन है? तो एक है आपको कायस्थ टोला है, दूसरा है यादव जिसके खिलावन यादव हेड है, यादव, और तीसरा है राजपूत। यहां राजपूत लिख दे रहा हूं, ये राजपूत है, और तीसरा है यादव। ये आप जानते हैं कि कायस्थ के हेड थे विश्वनाथ प्रताप, राजपूत के हेड थे रामकृपाल, और ये विश्वनाथ प्रताप और ये राजपूतों के जो हेड रामकृपाल थे, वो दोनों में काफी पुश्तैनी संघर्ष चल रहा था। क्योंकि रामकृपाल रानी के यहां, रामकृपाल के जो दादा थे वो रानी के यहां जो है वो सिपाही थे, जबकि जो विश्वनाथ प्रताप था उसका विश्वनाथ था जो तहसीलदार है, उसके बाबा भी तहसीलदारी करते थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये ऐसे कंडीशन में जो है, ऐसे कंडीशन में जो है, अच्छा यादव जो थे वो खिलावन यादव इसका प्रमुख था, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो था वो कायस्थ का जो हेड था विश्वनाथ प्रसाद, उसके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा संपन्नता ज्यादा थी। कहा जाता है कि इन्हीं तीनों लोगों के पास पूरे गांव का 95% संपत्ति था, और बाकी गांव के लोग इनके यहां नौकर के रूप में ही काम करते थे। यही 3 लोग पूरे गांव का 95% जमीन जायदाद पे कब्जा किए हुए थे।
और बाकी लोग जो है इनके पिछलगू थे, आगे पीछे चलने वाले लोग थे। तो इनके पास बहुत सारी जमीन जायदाद। तो कायस्थ का हेड जो था वो विश्वनाथ था, राजपूतों का हेड रामकृपाल था, यादवों का हेड जो है खिलावन था। ये याद रखिएगा, ठीक है। पहले चूंकि बता चुके हैं तो हम यहां पर ज्यादा बताने की इच्छुक में नहीं है। मैं एक लाइन बस लिख देता हूं कि बौद्धिक चेतना का घोर अभाव था। बौद्धिक चेतना थी कि नहीं थी? तो बौद्धिक चेतना जो है वो बहुत कम थी, बहुत कम थी, बहुत बौद्धिकता का विकास नहीं हुआ था। बौद्धिकता का विकास नहीं हुआ था और कहा जा सकता है कि मानसिक दुर्बलताओं के शिकार था लोग वहां का। मानसिक दुर्बलता किसको बोल सकते हैं बताइए? मानसिक दुर्बलता का मतलब यह हो गया कि मन से आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप गलत। और पहले तो बौद्धिक चेतना नहीं थी कि हमको करना क्या है। बौद्धिक चेतना और मानसिक दुर्बलता, ये दोनों में अंतर समझने का प्रयास करिए। बौद्धिक चेतना का मतलब ये हो गया कि देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे आप अवेयरनेस, आपका आप अवेयर है कि नहीं, आप में जागरूकता कितना है, ठीक है। आप कौन से जमाने में रह रहे हैं, मतलब कि दुनिया कहां से कहां चली गई है। और आप ऐसे ही जो है सो इधर उधर की बातों में, आप गांव में जाकर के देखिए, लोगों से मिलिए, आपको लगेगा कि पता नहीं कौन आदमी है, कौन दुनिया में रहता है। एकदम मतलब दो कौड़ी का सोच, दो कौड़ी का सोच। तो ऐसे कंडीशन में यही दो कौड़ी का सोच आप कह सकते हैं, लोगों में बौद्धिक चेतना का घोर अभाव था, एक बात। दूसरी बात की मानसिक दुर्बलता बहुत ज्यादा थी। अब ये मानसिक दुर्बलता क्या है? मानसिक दुर्बलता की मतलब कि यदि पता चल भी रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तब भी मन पर कंट्रोल नहीं है। जान रहा है कि ये चीज बुरा है, बावजूद उसको वो करेगा क्योंकि मन पर कंट्रोल नहीं है। यहां पर गांव में ज्योतिषी का दिखाया हुआ है, जो ज्योतिषी है उसके घर परिवार की क्या स्थिति है, वो बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, लेकिन उसके घर में क्या स्थिति है ये बताने का प्रयास फणीश्वरनाथ रेणु ने करा है। दूसरी बात कि डॉक्टर प्रशांत इतने बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन आए तो पिघल गए भाई साहब। डॉक्टर प्रशांत खुद पिघल गया। जो बड़ा, जो जिसको नेतृत्व करना था पूरे महिला अंचल का, नायकत्व प्रदान किए थे लगभग लगभग महिला अंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने डॉक्टर प्रशांत को, यद्यपि किसी को स्पेशली नायकत्व की भूमिका में नहीं रखा उन्होंने, लेकिन फिर भी सबों से कंपैरिजन यदि करिएगा बाकी विभिन्न पात्रों से, तो बाकी पात्रों की तुलना में डॉक्टर प्रशांत जो थे वो थोड़े से ज्यादा बेहतरीन माने जा सकते हैं। यद्यपि नायकत्व की भूमिका में संपूर्ण अंचल ही था, इसीलिए तो आंचलिक उपन्यास जिसको कहा जाता है। नायकत्व की भूमिका में संपूर्ण अंचल था। मेरीगंज, यानी मेरीगंज ही हीरो है इस फिल्म का, महिला अंचल फिल्म का हीरो कौन है? मेरीगंज है। लेकिन उसमें भी यदि आप आदमी वाइज देखिएगा तो डॉक्टर प्रशांत वाकई में उसमें बेहतरीन कैरेक्टर में है, लेकिन वो भी पिघल गया। आप देखिए, इलाज कर रहा था, दूसरे प्रकार के ये में डॉक्टरी में आ गया ये। तो मानसिक, विशेष करके जो सेवादास है महंत और उसका शिष्य रामदास है ना, और भी जो नागा साधु है, आचार्य जी है, तमाम प्रकार के लोग हैं, उन सभी में मानसिक दुर्बलता है। चाहे वो फुलिया भी हो, चाहे वो कमली हो, कोई भी हो, सबकी स्थिति चाहे डॉक्टर प्रशांत की मां ही क्यों ना हो, वो तो एक के साथ चली गई उधर निर्मात के, तो उसका बाप डॉक्टर प्रशांत का पहले ही। तो मानसिक दुर्बलता बड़ी भय, इसमें यथार्थ चित्रण कर दिया है फणीश्वरनाथ रेणु ने। ओरिजिनल, यदि मानसिक रूप से दुर्बल है, संभाल नहीं पाया इंसान अपने आप को, तो उन्होंने परोस दिया है। मतलब उस, हाँ, इसमें लिखा हुआ है, इसमें व्याख्याकार करते हैं महिला अंचल की कि इसमें थोड़ा सा बचाया गया है डॉक्टर प्रशांत को। डॉक्टर प्रशांत को जब कमली जो होती है वो प्रेगनेंसी पीरियड में होती है और वो कम्युनिस्ट पार्टी का कह करके, उसको कम्युनिस्ट दल का है, और उसको एक छोटन होता है जो पकड़वा देता है, छोटन करके एक व्यक्ति होता है,
जो डॉक्टर प्रशांत को पकड़वा देता। तो डॉक्टर प्रशांत को कम्युनिस्ट होने का आरोप लगता है, और कम्युनिस्ट होने का आरोप लगता है, वो चले जाते हैं जेल में। लेकिन उसमें डॉक्टर प्रशांत की एक ये खूबी रहती है कि वो आ जाते हैं वापिस, जबकि उनके पास पूरा ऑप्शन था, उसको कोई माई का लाल बिगाड़ नहीं सकता था। डॉक्टर प्रशांत भाग जाता वहां से, तो अरे वही भी नहीं करता ना, उसका कौन बहुत बड़ा यहाँ हॉस्पिटल था, वो तो सेवा कर रहा था यहां पर। लेकिन गलती करने के बावजूद वो वापिस आ करके वो क्या किया कि सब कम से कम जो था गंगा जल से धूल धाल करके कम से कम उसका कैरेक्टर को ठीक कर दिया गया महिला अंचल में फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। लेकिन बाकी सेवादास जब मर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, सेवादास की जो मानसिक दुर्बलता की भयावहता आप देखिए। सेवादास लास्ट में अंधा हो गया। सेवादास लास्ट में क्या हो गया? अंधा हो गया। वो दासी को रख रहा है, और दासी लास्ट में अंत दिन भी जो है, जो अंत दिन होता है, वो दासी की वजह से ही मरा है, हाँफ करके। तो एक अलग प्रकार का जो है सो मतलब जो मानसिक दुर्बलता उसको स्पष्ट एकदम नग्नता के साथ खोल करके रख दिया है फणीश्वरनाथ रेणु ने, एकदम क्लियर कट, कोई छुपाया नहीं है। जैसा समाज था, जो मानसिक रूप से लोग बर्बाद हो गए थे, दिमाग खत्म हो गया था, एकदम नाश हो गया था, उसी को स्पष्ट तरीके से उन्होंने रखा। आप समझिए, बात समझिए कि क्या हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। जो गांव में उस समय की जो दुर्दशा थी, लोगों के दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ था, उन सभी चीजों को बड़ी खोल करके एकदम क्लियर कट सामने रख दिया था फणीश्वरनाथ रेणु ने। तो समझिए, हम ज्यादा नहीं व्याख्या करना चाह रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो थोड़ा सा एक लाइन लिख रहा हूं कि मानसिक दुर्बलता, नहीं तो गड़बड़ाएगा। मानसिक दुर्बलता में आप समझ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। हम कई एग्जाम्पल दे चुके हैं और आप खुद जो है सो समझते होंगे। मानसिक दुर्बलता के सभी लोग लगभग शिकार थे। मानसिक रूप से कोई स्ट्रॉन्ग, हाँ कुछ लोग स्ट्रॉन्ग थे, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग थे, जैसे में कालीचरण। यद्यपि लास्ट में वो गड़बड़ाया था बेचारा, लेकिन वो 5 हाथ दूरी पे था। आप समझिए, वो स्ट्रॉन्ग था कालीचरण। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? थोड़ा सा बलदेव को भी उसी टाइप से दिखाया गया है। कालीचरण, बलदेव, डॉक्टर प्रशांत भी उतने खराब नहीं थे, कम से कम जिसके साथ प्रेम प्रसंग रहा उसके साथ विवाह तो किया, नहीं समझ बात के। लेकिन ये 2-3 कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों की स्थिति बद से बदतर थी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मानसिक रूप से दुर्बलता, तो सामाजिक दशा नहीं, दुर्दशा कहिए, बहुत सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो है सो सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो एगो चीज बता दिए हम आपको। अब थोड़ा सा सामाजिक, भौगोलिक सामाजिक हो गया दशा, इसके बाद थोड़ा सा शैक्षिक दशा की चर्चा करते हैं। शैक्षिक दशा में आपको पहले से पता है, गिन करके 25 लोग पढ़े लिखे थे, और वो लिखते हैं, डॉक्टर प्रशांत लिखता है, कहते कि पढ़े लिखे भी यहां जो लोग हैं, वो पढ़ने का मतलब ये मत समझो कि कलेक्टर हो गए, डॉक्टर हो गए। पढ़ने का मतलब तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई लिखाई, मतलब तहसीलदार बन सके। और उस समय तहसीलदार आप कौन ग्रेजुएशन पास बनता था, 5वां पास, 7वां पास, कोई एमबीबीएस थोड़ी करना होता था, नहीं समझ बात के। तो तहसीलदारी करने तक की ही पढ़ाई लिखाई। 10 लोग पुराने पढ़े लिखे थे और 15 लोग नए पढ़े लिखे थे। याद रखिएगा, ये छोटा छोटा सवाल है जो जनरली सभी को पता होता है। 25 लोग गिन करके पढ़े हुए थे, जिसमें 10 जो थे वो पुराने थे, 15 नए पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई का अंतिम आप कह सकते हैं कि तहसीलदारी करने तक का ही पढ़ाई लिखाई वो सोचते थे, बाकी उससे ज्यादा पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। मात्र 25 लोग पढ़े लिखे थे। तो थोड़ा सा हम पुनः आपको लिख देते हैं, जबकि आपको तो पता ही होगा। शैक्षिक दशा की बात कर रहा हूं, हेडिंग डाल लीजिएगा, शैक्षिक दशा। फटाफट फटाफट, शैक्षिक दशा। टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हैं भैया? तो टोटल जो पढ़े लिखे लोग हैं, शैक्षिक दशा की बात हो रही है, शैक्षिक दशा की बात करिएगा तो टोटल जो पढ़े लिखे हैं केवल 25 लोग पढ़े लिखे हैं। कितने हैं? 25 लोग पढ़े हैं।
पढ़े लिखे कितने हैं? 25 लोग, मात्र 25 लोग, जिसमें यदि आप बात करिएगा तो 10 जो है 10 पुराने हैं और 15 जो है वो नए पढ़े लिखे हैं। कितने हैं? और ये भी इनकी पढ़ाई लिखाई जो है सिर्फ तहसीलदारी करने तक है। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि इनकी पढ़ाई लिखाई सिर्फ जो है वो तहसीलदारी तक, तहसीलदारी करने भर की पढ़ाई ये करते थे, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन डॉक्टर प्रशांत लिखते हैं ममता को, डॉक्टर प्रशांत ममता को लेटर में लिखता है कि पढ़े लिखे तो लोग नहीं हैं, लेकिन यदि व्यवहारिक बुद्धि की बात करोगी, सांसारिक बुद्धि की बात करोगी, तो ये तुमको दिन भर में 5 बार बेवकूफ बना देंगे, बेच के खा जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, विडंबना यह होगा कि तुमको ठग लेंगे, दिन भर में कई बार ठगेंगे तुमको। सांसारिक बुद्धि में ये आगे है, चालू है, बहुत स्मार्ट है। भाई भारत को ठगों का देश कहते थे विदेश वाले। सबसे ज्यादा ठग उत्तर प्रदेश और बिहार में था। अनपढ़ होते थे लेकिन लूट मार चोरी डकैती और झूठ सच बोलने में, धूर्तता में आगे थे, पीछे नहीं थे। तो ठग तो होते ही थे लोग, इसी को ठग लेना। अब इसी ठगई में जो है सो रह गए। आज भी अब देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा, लोग गलत रास्ते को अपना करके पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे वो कभी आगे बढ़ नहीं पाए। वो सांप सीढ़ी की तरह खेल में थोड़ा सा आगे कभी जाते हैं, फिर उतर के नीचे ही आ जाते हैं। वो कभी बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि तरीका जो है, रास्ता सही नहीं है उनका बढ़ने का। धूर्तता करते हैं, दिमाग का प्रयोग नहीं करते, दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाना ठीक बात नहीं होता है। दिमाग लगाया जाता है दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा करना। ये बहुत सारे लोगों का है। तो वो वही कहते हैं, डॉक्टर प्रशांत आते हैं तो डॉक्टर ममता को चिट्ठी लिखते, कहते हैं कि ठीक है पढ़े लिखे लोग नहीं है, सीधे साधे भी है यहाँ के लोग, कहते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन सांसारिक बुद्धि में बहुत आगे हैं, तुमको 5 बार ठगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होगा कि ठगा जाने के बाद भी तुमको उनकी जो शालीनता है, उनकी जो उनका जो स्वभाव में एक मिठास है, उससे तुमको ना उन पर एक दया आएगा, या उनके प्रति तुमको क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। तुम ठगा जाओगी तब भी, ये याद रखिएगा। नहीं समझ रहे बात के? तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सांसारिक बुद्धि में आगे थे। थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, सांसारिक बुद्धि में किंतु सांसारिक बुद्धि में आगे थे। ये थोड़ा सा सांसारिक बुद्धि में आगे थे। ये कैसे पता चलता है? तो ये हम लोग डॉक्टर प्रशांत जो ममता को जो लेटर लिखे थे, उसके आधार पर भी हम लोगों को अंदाजा लगता है कि भाई चालू था उन लोग। इस बात में कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन चालू था। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करते चल रहे हैं। शैक्षिक दशा की बात कर रहे हैं। कहीं कहीं 10 लिखा जा रहा है, दशा के जगह पर आप लोग दशा समझिएगा। आर्थिक दशा थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। आर्थिक दशा लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिख रहा होगा इधर, आर्थिक दशा। एक वाव हमारा क्लास है, इसलिए जो है आर्थिक दशा हो गया, सामाजिक दशा, शैक्षिक दशा, आर्थिक दशा। आर्थिक दशा का जहां तक सवाल है, आर्थिक दशा तो अत्यंत शोचनीय, दयनीय था। अधिकांश जो जनता थी उनमें जो है वो पैसा उनके पास नहीं होता था, उनके पास जो है सो पैसा होता नहीं था। आर्थिक दशा बहुत ही दुर्बल था। 3 लोगों के पास ही जमीन जायदाद ज्यादा थी। मुख्य साधन खेती ही था, कोई बिजनेस व्यापार था नहीं। तो ऐसे कंडीशन में खेती बाड़ी होती नहीं थी। भौगोलिक चित्रण जब कर रहे हैं फणीश्वरनाथ, तो उसी में पता लग गया है कि आसपास में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी फसलों का नहीं होता होगा। मछली वाला क्षेत्र था, तालाब उलाब उत्तर बिहार में ज्यादा होता है। समझ बात के? वहां से उन लोग वो निकालते थे तालाब में घुस करके, जो है वो क्या मखाना जो होता है, मखाना वो बहुत मेहनत वाला होता है, तो उसको भी वो निकालते थे। वो कहते थे कि 7-7 घंटा लोग तालाब में घुसे रहते थे। ये डॉक्टर प्रशांत चिट्ठी में लिखता है ममता को कि यहां देखोगी आकर के ना, हालत खराब हो जाएगा, यहाँ के लोग अजीब हैं। 7-7 घंटा तालाब में डूबे रहते हैं।
और वो कहते हैं कि बथुआ और पाठ के साग खा करके, चकवड़ उकवड़ का साग खा करके, और बथुआ का साग, जो छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, माताओं को जब दूध नहीं होता है, बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, तो उस समय गाय और उसका दूध और पाउडर और वो कौन अमूल और क्या क्या होता है ना, वो सेरेलेक्स और पता नहीं क्या क्या होता है, वो अलग अलग वाला आता है ना दूध का पैकेट, जो भी हो, वो सब तो होता नहीं था। तो बथुआ और पाठ का साग खा करके जो है वो बच्चे जिंदगी बिताते हैं, ऐसा डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर ममता को चिट्ठी में लिखते हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय और दुर्बल थी, सोचनीय थी उस समय की। समझ में कुछ कुछ एग्जाम्पल से ये पता चलता है। तो एग्जाम, बथुआ का साग खा करके पेट लोग भरे, तो बाकी गांव का स्थिति तो आप जान ही रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि मैं लिख देता हूं कि आर्थिक दशा क्या था, अत्यंत शोचनीय था, अत्यंत दयनीय या शोचनीय कह सकते हैं। अधिकांश जो जमीन था, उनके जो नेता थे वो आप तो जान ही रहे हैं कि 3 लोग ही थे, वही कब्जा किए थे। डॉक्टर प्रशांत जो थे वो चिट्ठी लिखते हैं, वो वाला थोड़ा सा जिक्र कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। डॉक्टर प्रशांत ममता को लिखते हैं, डॉक्टर प्रशांत कहते हैं या लिखते हैं, क्या कहते हैं कि यहां जो है 7-6 माह का जो बच्चा भी है, ये कहते हैं कि 7 माह का बच्चा, 7 माह का बच्चा बथुआ का प्लस पाठ का साग खाकर पोसाता है। अब आप सोचते होंगे कि ये लाइन का क्या महत्व होगा, हूबहू यह लाइन आ जाएगा कि 7 माह का बच्चा बथुआ का साग और पाठ का साग खा करके पलाता पोसाता है मेरीगंज में। ये किसका कथन था, ये किसने इसका वर्णन किया, कौन बताया? डॉक्टर प्रशांत इसका आंसर होगा। नहीं समझ पा रहे बात। तो कहने का मतलब यह है कि किसने क्या कहा। अभी हम लोग और जो जितने कथन है, कम से कम 100 गो कथन जो बहुत इंपोर्टेंट है, उस कथन की चर्चा भी हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि कथन भी आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है महिलांचल का, तो आपको धरना होगा, पता चले धनिया याद आने लगेगा। समझ रहे बात के? महंत दास का कथन आपको याद आने लगेगा, दाता दिन और माता दिन का, नहीं मतलब एक में घुस जाएगा, बहुत दिक्कत होने लगेगी। स्टेटमेंट 4 गो गलत हो गया तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा। इसलिए जो जो बोलते जा रहे हैं कम से कम उसको जरूर कंठस्थ करिए, पास होना है तो। बथुआ और पाठ का साग खा करके 7 माह का बच्चा पोसाता है, ये डॉक्टर प्रशांत बता रहे हैं, ममता को कहते हैं। वो दिल की बात समझने वाली एक एगो थी डॉक्टर, ये ममता, पढ़ाई साथ का था, समझ के पटना में 1 नंबर की समाज सेविका में वो जानी जा रही थी डॉक्टर ममता। तो वो लिखता था चिट्ठी उसको, लेकिन ममता उसकी प्रशंसक थी। जब विदेश छोड़ करके और मेरीगंज गांव में आकर के और मलेरिया और कालाजार का बीमारी को पर रिसर्च करना और इलाज करने का जब उसने मन बनाया था, ठीक है, और यहां पर डिस्पेंसरी और ये लगाने का जो प्रयास किया गांव मेरीगंज में, तो डॉक्टर ममता उसकी प्रशंसा की थी और बार बार उसकी इस तरीके की सेवा भाव की प्रशंसा वो करती थी कि हमको तुमसे यही आशा है। तो कुल मिलाकर के ये बात होगी। आर्थिक दशा में, और आर्थिक दशा में तो जितना बात करिए, गरीबी का तो गुणगान किया गया है इसमें। 1.25 रुपया मिलता था एक आदमी को उसकी मजदूरी में। कितना? 1.25 रुपया, मात्र 1.25 रुपया। कितना मिलेगा? मात्र 1.25 रुपया मजदूरी में मिलता था। अधिकांश नेताओं के पास जमीन था, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद के पास या फिर खिलावन यादव कह लीजिए, रामकृपाल सिंह कह लीजिए, इनके पास जो है सो अधिकांश जमीनें थी, जिसके कारण बाकी लोगों की स्थिति गुलामी वाली थी। संथाल परगना का क्षेत्र पूर्णिया से टच कर रहा था और संथाली जो हुआ करते थे उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। सबसे ज्यादा यदि उस क्षेत्र में किसी का शोषण हुआ था तो संथालियों का हुआ था। संथाल वाले मतलब ऐसा हुआ जैसे
आ गए उस क्षेत्र में, और कहा जाता है कि लाखों बीघा जमीन को जोत कोड़ करके बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का उन्होंने प्रयास किया था संथालियों ने। और संथालियों को जो है वो गांव के लोग जो है वो समझते थे कि ये तो बाहर के लोग हैं, यहाँ के है ये नहीं है, उनको यहाँ टिकने ही नहीं देता था, सब भागाने भागाने करता था। तो संथाली बहुत परेशान थे। संथाली की चर्चा बाद में करेंगे। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा आप ये जरूर जान लीजिएगा कि ₹1.25 तो मजदूरी था। कितना था? ₹1.25 बराबर मजदूरी था उस समय का, मजदूरी था। तो ऐसे में लोगों की स्थिति बहुत ही खराब थी। अब आज के महंगाई के अनुसार ₹1.25 मत मानिएगा, लेकिन उस समय के महंगाई के अनुसार ₹1.25 मजदूरी हुआ करता था। हम लोग भौगोलिक परिवेश की बात किए, हम लोग सामाजिक दशा की बात किए, शैक्षिक दशा की बात किए, आर्थिक दशा की बात किए। ठीक बात है, आर्थिक दशा की बात किए। एक बाबू हमारा क्लास है, हम जल्दी जल्दी बात करते हैं। अब धार्मिक दशा की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? थोड़ा सा धार्मिक दशा की बात कर लेते हैं। धर्म में तो ये महंत जो राम सेवादास थे, रामदास थे, ठीक है, नागा बाबा थे, शर्मत के ना आचार्य जी नाम था, शर्मत के ना आचार्य जी कहा जाता। ऐसे में बड़ा उन लोगों की स्थिति, मानसिक दुर्बलता बहुत भयंकर था उन लोगों में। धार्मिक पाखंड बहुत ज्यादा था। ज्योतिषी जो था वो हमेशा उटपटांग बात करता था। ज्योतिषी का ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव में कुछ घटना घटने वाली है, कुछ ठीक नहीं हमको समझ में आ रहा है। ज्योतिषी था ना, वो हमेशा निगेटिविटी फैलाता था। डॉक्टर प्रशांत के बारे में ये निगेटिविटी फैला दिया था कि डॉक्टर प्रशांत जो है वो सुई दे करके हैजा फैला रहा है, जबकि डॉक्टर प्रशांत इलाज करने आया था। बताइए, जो आदमी अच्छा करने के लिए आया है उसको यदि जस्ट उल्टा, जो हैजा का इलाज कर रहा है उसी को ये जो ज्योतिषी है वो जस्ट उल्टा फैला दिया। वो अब आप पर क्या बीतेगा यदि आप अच्छाई करना जाइए, सब घर द्वार छोड़ करके, और आप गांव में गए हैं, विदेश में आपको नौकरी लग रही थी और आप गांव में गए हैं, और गांव के कुछ जो भ्रष्ट टाइप के लोग हैं अपने लाभ के लिए गांव में आपके विरुद्ध ये फैला दे कि आप हैजा फैलाने के लिए आए हैं, तो कैसा बीत रहा होगा डॉक्टर प्रशांत पर। लेकिन वो टीका रहा, वहीं पर डटा रहा। अपने दुखड़ा कभी कभी डॉक्टर ममता को चिट्ठी के माध्यम से लिख देता था, उससे पता चलता है, वो चिट्ठी का पढ़ने से पता चलता है कि क्या उस समय की दुर्दशा थी। ज्योतिषी एक बार हल्ला कर दिया कि गांव में कुछ ठीक नहीं होने वाला है, चील और कौआ मेंडराने वाले हैं, चील गिद्ध और कौआ मेंडराने वाले हैं। इसका मतलब चील गिद्ध कौआ मंडराने वाले हैं। ये स्टेटमेंट ज्योतिषी का है। वो इसलिए कहता है कि गांव में लाश का लाश बिछेगा, महामारी फैल सकती है, लोग मर जाएंगे सबके लोग, और गिद्ध और चील खाली आसमान में नजर आएंगे। ये स्टेटमेंट उसका बहुत प्रसिद्ध था। डरवा रहा था, वो लोगों को डरवाता था, ये इस तरीके का कह करके लोगों को हड़का देता था। तो ये ज्योतिषी था। आप जान ही रहे हैं उसके बेटा के साथ क्या स्थिति हुआ था। ज्योतिषी खुद अपना बेटा का भविष्यवाणी करता तो फिर ज्यादा ठीक था। धार्मिक दशा की चर्चा करेंगे हम लोग। किसकी चर्चा करेंगे? धार्मिक दशा की। धार्मिक दशा की चर्चा करेंगे। धार्मिक दशा की चर्चा करेंगे। धार्मिक दशा की चर्चा में सेवादास, रामदास, ठीक है, धार्मिक दशा में पाखंड और आडंबर, ढोंग, पुरानी परंपरा या घटिया परंपरा का बोलबाला था। पाखंड और जो आडंबर था उसका भारी बोलबाला था। पाखंड और आडंबर का भारी बोलबाला था। लिख दे रहा हूं कि पाखंड जो था भारी पैमाने पर था, प्लस में आडंबर था। कैसे था आप जानिए रहे हैं का क्या था? बोलबाला था, बोलबाला था। दूसरी बात यदि आप कहिएगा, दूसरी बात कि जो सेवादास थे, एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन ये पाखंड फैलाए थे? तो महंत सेवादास, ये बूढ़ा हो गया था, अनहर था, लेकिन इसकी स्थिति आप जानिए। लास्ट में जो है वो दासी की वजह से मर गया। दासी एकदम बूढ़ा था और दासी को हमेशा प्राप्त करना चाहता था, मर गया। मानसिक दुर्बलता देखिए। रामदास भी जो है वो दासी को प्राप्त करना चाह रहा था।
इसके बाद एक लरसिंह दास थे। ये भी, ये सब की स्थिति ये थी, विशेष करके रामदास और सेवादास की, कि ये लक्ष्मी को प्राप्त करना चाह रहे थे। लक्ष्मी दासी या कोठारिन भी आप कह सकते हैं। लक्ष्मी कोठारिन, कोठारिन के चक्कर में इनकी जो है सो विशेष करके सेवादास तो मर गया, लक्ष्मी कोठारिन जो थी वो सेवादास वकाल ये लड़ करके कोर्ट कचहरी करके सेवादास को लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, क्योंकि इसके बाबूजी जो थे वो दास थे। ठीक है, तो लक्ष्मी उसकी बेटी थी, बहुत कम उम्र की थी। ऐसे में जब सेवादास इसको प्राप्त किया था तो उसके वकील ने कहा था कि ये लक्ष्मी को बढ़िया से पालिएगा पोसिएगा। तो सेवादास ने कहा था कि जी हुजूर, हम इसको अपनी बेटी की तरह जो है सो पालेंगे पोसेंगे और इसका विवाह कर देंगे दूसरे व्यक्ति से। नहीं समझ बात के। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी होती गई सेवादास की बुद्धि भ्रष्ट होते गई, और ऐसे कंडीशन में जो है वो सेवादास इसके साथ हमेशा शोषण किए। बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा हुआ है मैलांचल में कि रात में, प्रत्येक रात में जो है बहुत भयंकर चिल्लाने की आवाज आती थी लक्ष्मी की। सेवादास की ये मानसिक दुर्बलता थी। रामदास इसको प्राप्त करना चाहता था लक्ष्मी को, यद्यपि नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन लक्ष्मी पर निगाहें थी रामदास की। लरसिंह दास बहुत गाली गलौज में बहुत माहिर थे, बहुत ज्यादा गाली गलौज करते थे, समझ गए। तो एक ये इस प्रकार की स्थिति है। तो ये सब बड़ा पाखंड जो है सो दिखाया हुआ है। ठीक है, एक आचार्य गुरु भी थे, एक आचार्य गुरु, आचार्य जी थे, आचार्य गुरु, इनकी स्थिति अच्छा। नागा बाबा, नागा बाबा जो कि आए थे काशी से, कहां से आए थे? काशी से। आचार्य नागा बाबा काशी से आए थे। कहां से आए थे? काशी से आए थे। कहां से आए थे? काशी से। नागा बाबा किधर से आए थे? काशी से। काशी से ये क्या करने आए थे कि ये इसको क्लियर करने आए थे कि रामदास होगा, महंत बनेगा सेवादास के बाद, कि कौन बनेगा। रामदास को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि रामदास को कोई उसके पास सबूत नहीं था कि वो सेवा इसका सेवक है, सेवादास का। तो रामदास के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसको जो टीका दिया जाता है महंतोला, वो देने से काशी के बाबा जो है सो क्या कर दिए थे कि इनकार कर गए थे। चूंकि महंत का जो इलाका था, जो महंत बनता, उसके क्षेत्र में जो जमीन आता वो बहुत ज्यादा मात्रा में था, और आम के पेड़ लगे हुए थे, बाग बगीचे थे, और सबसे बड़ी बात की जो लक्ष्मी भी है वो उसी को प्राप्त होती जो महंत बनता। तो ये इसलिए महंत बनने की होड़ में मारामारी हो रही थी। तो ये पाखंड देखिए, यहां पर जो नागा बाबा हैं वो जो है ये काशी से जो है, कहां से आए हुए हैं? नागा बाबा किधर से है? काशी से। काशी किसको बोलते? बनारस को। ऐसे काशी, बनारस को बोल, बनारस के बगल में काशी जगह भी है, लेकिन पूरे बनारस को काशी के नाम पर प्रसिद्ध कर दिया गया है। तो काशी के बाबा आए हैं, और वो जो है रामदास को महंत बनने देना चाहते हैं। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर काली जो चरण है उसका दबाव में जो है, तब जाकर के काली चरण, आपको याद है मैं पहले बता दिया हूं, काली चरण एक ऐसा नेक दिल आदमी है जो गांव में सबको ठीक ठाक करते चलता है। तो काली चरण जो है वो सब गांजा का नशा जो है ये नागा बाबा का उतार देता है। तो काली चरण के दबाव में आकर के, डेरा करके जो है वो रामदास को जो है, रामदास को क्या बनाया जाता है? रामदास को महंत बनाया जाता है। क्या बना दिया जाता है? रामदास को महंत बना दिया जाता है। किसके दबाव में? काली चरण के दबाव में। तो काली चरण, नहीं तो ये नागा बाबा वगैरह जो है मानने को तैयार नहीं थे कि सेवादास का जो है वो बाद, सेवादास के मरने के बाद रामदास जो है वो महंत बनेगा। तो
यहां पर पाखंड देखिए, पूरा सेटिंग चल रहा है, सारे लोग यहां पर लगे हुए, लक्ष्मी को कौन प्राप्त करेगा, वो उतना बड़ा जो साम्राज्य होगा, जो महंत बनेगा, वो कौन प्राप्त करेगा, उसके चक्कर में लोग हैं। कुल मिलाकर के स्थिति बहुत भयावह थी। पाखंड तो लोग ऐसा फैलाते थे, जब सेवादास मर रहा है, मर गया, तो रामदास क्या कर रहा है, एक जो साधु है दूसरे साधु का गुणगान कर रहा है, जबकि सेवादास कैसे मरा है वो फणीश्वर नाथ लिख दिए। लेकिन जो रामदास है वो बड़ा भयंकर लिखता, कहता कि चूंकि उसके एक दिन पहले सेवादास क्या कहते थे कि वो आयोजन किए थे, वो भंडारा वाला, भंडारा किया और मर गया। तो कहते हैं कि रामदास लिखता है कि सेवादास को पता चल गया था कि हमारी मृत्यु नहीं, हम देह त्यागने वाले हैं जानबूझ करके, स्वेच्छा से, इसलिए इन्होंने भंडारा किया था। समझ बात के, जबकि रामदास जानता था सेवादास की दुर्बलता, लेकिन उसकी पॉजिटिव व्याख्या किया समाज के सामने। एक साधु दूसरे साधु का पॉजिटिव व्याख्या कर देता है, जिससे कि इनका जो है ढोंग बना हुआ रहता है। ये कभी अपना पोल खोलने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन गाय बगाहे सभी लोग पोल जानते हैं, उससे समाज में बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। जब गांव के, इलाके के या समाज के जो अच्छे लोग, जिसको हम रोल मॉडल मानते हैं, जब वो गड़बड़ी करते हुए किसी माने गड़बड़ी में संलिप्त रहता है, अब हम लोग जैसे तैसे करके पता लगाते रहते हैं कि भाई वो गड़बड़ आदमी है, गड़बड़ आदमी है, लेकिन ऊपर ऊपर बहुत अच्छा बनता है, तो ऐसे में हमारा कैरेक्टर प्रभावित हो जाता है। हम समझने लगते हैं कि जब वही गड़बड़ है तो हमको गड़बड़ हो जाने में क्या दिक्कत है, तो उससे पूरा समाज भ्रष्ट हो जाता है। नहीं समझ रहे बात के? भारत की अभी दुर्व्यवस्था क्यों उत्पन्न हो गई है? क्योंकि बाकी छोटे मोटे लोग क्यों घूस लेते चलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि नेता मंत्री या बड़े अधिकारी जो है वो सब घूस पर टिका हुआ है, सारे लोग करप्शन करते हैं, तो उतने बड़े बड़े लोग करप्शन कर रहे हैं तो हमारा ठीक करे से हो जाएगा, इसलिए हम ले लेंगे, हम भी घूस लेंगे, हम भी करप्शन करेंगे। नहीं, हम लोग बड़े लोगों को देखते हैं और उससे तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाता है। ये तो एक प्रतीक है, कल्पना मात्र है, एक प्रतीक है। सेवादास या फिर रामदास, ये सब ऐसे लोगों का है कि जो अच्छे लोग माने जाते थे समाज के, जिनको रोल मॉडल मानती थी जनता, और वो चुपके चुपके क्या करते थे। तो ऐसे कंडीशन में ये दिखाया हुआ है कि लोग कहने को अच्छे थे, और ये इन्हीं लोगों की का प्रभाव था कि गांव के सभी लोग मानसिक रूप से दुर्बल हो गए थे, पूरे इलाके के लोग बर्बाद हो गए थे, करप्ट हो गए थे, दिमाग बुद्धि से पैदल हो गए थे। नहीं समझ बात के? तो ज्योतिषी का थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, ज्योतिषी की क्या स्थिति थी। तो ज्योतिषी की जो स्थिति थी, ज्योतिषी या ज्योतिषी भी कह सकते हैं, ज्योतिषी, तो ज्योतिषी हमेशा निगेटिविटी फैलाता था, हमेशा क्या करता था, नकारात्मकता फैलाता था, नकारात्मक भविष्यवाणी करता था। क्या करता था वो, यह कहा था कि कोई माने ना माने, चील कौवा मंडराने वाला है, चील कौवा यहां मेरीगंज में मंडराने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में लिख दिया हूं, मंडराने वाले हैं। ये बोलता था कि कोई माने चाहे ना माने, यहां जो है हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चील और कौवे जो है मंडराने वाले, ये इसका स्टेटमेंट है। यद्यपि हम लोग अलग अलग पात्रों का जो महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट रहेगा उसकी चर्चा हम लोग जो है बाद में करेंगे और अलग से, लेकिन जो है अभी तो हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिचुएशन देख रहे हैं कि भौगोलिक सिचुएशन क्या था, सामाजिक क्या था, शैक्षिक क्या था, आर्थिक क्या था, धार्मिक क्या था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे होंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जातिगत जो दुर्व्यवस्था थी या जातिगत जो दुश्मनी थी, जो वैमनस्य था, उसके बारे में थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं। जातिगत वैमनस्य या दुश्मनी क्या किस प्रकार से थी? जातिगत दुश्मनी, जाति के आधार पर पूरा समाज बटा हुआ था, हम लोग सामाजिक व्यवस्था में भी हम लोग देख लिए थे। जातिगत दुश्मनी ऐसे थी, राम कृपाल सिंह और विश्वनाथ प्रसाद जो दोनों अपने अपने जाति के रोल मॉडल थे, उन लोगों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। आपको पता है बाबा से ही चल रहा था, एगो परबंगा का था और एगो रानी का था, और कैसे जा करके जो है सो धोखा दे करके रानी को, समझ के नहीं समझे, परबंगा में मिल गया था, जिससे कि कैसी स्थिति बन गई थी। तो कुल मिला करके जो है
रानी कैसे हार गई थी। तो ये जातिगत दुश्मनी जो है वो चल रहा था। विशेष करके जो दुश्मनी थी वो किसमें किसमें थी, तो दुश्मनी जो था, दुश्मनी जो है, एक मिनट, दुश्मनी किन में थी, तो दुश्मनी जो था मेन वो राजपूत, राजपूत का माने कि रामकृपाल सिंह वर्सेस कायस्थ, कायस्थ टोला में कभी नहीं पड़ता था। क्योंकि राजपूत का जो हेड जो रामकृपाल सिंह था, कौन था हेड, रामकृपाल, रामकृपाल सिंह थे। और यहां कायस्थ के हेड जो थे वो विश्वनाथ प्रसाद थे। तो ये इन दोनों का बाबा से ही लड़ाई चल रहा था। तो ऐसे में इन रामकृपाल सिंह के जो सपोर्टर थे और विश्वनाथ प्रसाद के सपोर्टर थे, वो दोनों का अलग अलग गुट बन गया था। नहीं समझ रहे बात के, ये दोनों का गुट क्यों बना, क्योंकि इनके हेड जो है आपस में, नहीं फिल्म देखे हैं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनमें पुश्तैनी से झगड़ा चलता है, उसके चक्कर में कुछ गुट बन जाता है, मार झगड़ा झंझट होते रहता है। तो ये रामकृपाल सिंह और विश्वनाथ प्रसाद में जो है वो पुश्तैनी झगड़ा चल रहा था। इसमें ब्राह्मण जो जाति थी वो मजा लेने वाली थी, तीसरी शक्ति मानी जाती थी। ब्राह्मण जो थे वो संख्या में कम थे मेरीगंज में। ये क्या करते थे कि कभी कभी रामकृपाल सिंह को भड़का देते थे, कभी कभी विश्वनाथ प्रसाद को भड़का देते थे। और यादव भी तीसरी शक्ति के रूप में थी। तो यादव वाले जो थे, खिलावन यादव उधर है, ये है। तो ऐसे में कभी कभी जैसे इन लोग, एक बार मिश्रा जी का वो चल रहा था, क्या उसको बोलते हैं, जब केस चल रहा था, तो यहां पर जो है, यहां पर फुलिया वगैरह का केस चल रहा था। तो यहां पर कहा गया, ब्राह्मणों ने कहा, यादवों को, ब्राह्मणों ने राजपूतों को कहा कि तुम लोग हमारा वोटिंग करो। कालीचरण जो जैसे कह रहा है, तो कालीचरण के पक्ष में मत वोट देना। कालीचरण आ गया था, हमने आपको बताया था। तो अरे मिश्रा जी वाला कांड, फुलिया ये सब वाला कांड बताए हैं ना। तो यहां पर जो है, जो ब्राह्मण है वो बोलता है पंच के रूप में कि राजपूतों को कि हमको क्या करो, सपोर्ट करो। तो राजपूत कहते हैं कि नहीं करेंगे। तो कहते कि यदि नहीं करोगे तो जो यादव है उसको राजपूत का दर्जा दिवा देंगे। हम लोग, ब्राह्मणी का काम है दर्जा कौन किसका क्या लेवल होगा तय करना, ब्राह्मणी न तय करेगा। तो यादव जो है अहीर, उसको राजपूत का दर्जा दिला देंगे। तो तुम्हारा, अब यादव और तुम बराबर हो जाओगे। तो तुम जो क्षत्रिय कहते हो अपने आप को, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक, तुम जब यादव की श्रेणी में आ जाओगे, तुम्हारे बराबर यादव हो जाएगा, तो तुम्हारा लेवल घट जाएगा। तो तुम फिर भुगतते रहना, नहीं तो मेरा सपोर्ट करो फिर। ये ब्राह्मण कहते हैं, नहीं जनमात के ज्योतिषी वगैरह कहते हैं। अब ऐसे में चूंकि मिश्रा को बचाना था, तो ऐसे कंडीशन में जो है इस प्रकार की चलती है। लेकिन वो कालीचरण आता है तो फिर अपने पक्ष में चीजों को करा लेता है, क्योंकि आपको पता है कि अधिकांश लोग उसके पक्ष में वोट कर देते हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन कहा जाता है यादव जनेऊ धारण करते हैं। यादव जनेऊ धारण करने के बाद भी उनको क्षत्रिय का दर्जा कोई देने के लिए तैयार नहीं है। वो सिंह लिखते हैं अपने में, सिंह लिख देते हैं लास्ट में, लेकिन उसको कोई राजपूत मानने को तैयार नहीं है। तो ये झंझट है, जनेऊ धारण कर। तो ऐसे कंडीशन में जो है बड़ा नौटंकी जो है सो चलता है। जातिगत वैमनस्य जो है वो मेरीगंज गांव की एक बहुत ही खास विशेषता थी। टक्कर होते रहता था, समाज बटा हुआ था, अपने अपने लोग, और इसमें कुछ ही लोग मजा लेते थे। अब पूरे राजपूत को थोड़ी फायदा होता था, रामकृपाल मजा ले रहे थे। पूरे कायस्थ जाति को थोड़ी फायदा था, इसमें विश्वनाथ मजा ले रहे थे। और उसी में यादवों को थोड़ी फायदा हो रहा था, खिलावन को मजा आ रहा था। बाकी बलदेव आया, उसको कैसे पकड़ करके लोग ले गए थे जो है सो, नहीं बात के। तो ऐसे में तो किसी की स्थिति ठीक ही नहीं थी। तो इसको जो है बीच में थोड़ा सा लिख रहा हूं कि ब्राह्मण जो है वो क्या करते थे कि ब्राह्मण लड़ाई लगाने में आगे थे। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण क्या करते थे, ब्राह्मण आग में घी डालते थे। आप समझ लीजिएगा, आग में घी डालना का मतलब समझ रहे हैं ना।
घी डाल देते थे। मतलब आप समझ रहे होंगे, जो जातिगत वैमनस्य था उसको और बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते थे। जाति व्यवस्था को कभी खंडित नहीं करने देने वाला एक कोई जाति है तो है ब्राह्मण। नहीं चाहता है कि जाति व्यवस्था खंडित हो जाए, वो चाहता है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, जिससे कि हम मजा लेते रहें। नहीं समझ रहे बात के? तो चूंकि जो सबसे टॉप पे है जाति में, वो तो मजा ले रहा है हर एक चीज से, सामाजिक दर्जा उसको बहुत श्रेष्ठ प्राप्त है। कोई अपराधी या भ्रष्ट से भ्रष्ट ब्राह्मण का कोई बच्चा होगा तो अपने आप को बड़ी गर्व से कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, पता नहीं क्या क्या, जय महाकाल और जय परशुराम, XYZ, इस तरीके की बातें होती है घटिया किस्म की। तो वो लोग कर्मों से नहीं पहचाने जाते हैं बल्कि जाति। तो ये जाति तो पहले का भी यही मामला ही है। यहां पर एक चीज मैं लिख देता हूं कि जनेऊ धारण करने के बाद भी जो है, जनेऊ 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 धारण कौन किया? धारण के बाद भी के किया यादवों को जो है, यादवों को राजपूत का दर्जा नहीं मिल पा रहा था और यह समस्या थी। राजपूत का दर्जा नहीं मिल रहा था, के दे रहा था। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, जो राजपूत थे, वो यादवों को राजपूत का दर्जा राजपूत के बराबर आने नहीं देना चाहते थे। तो ये एक जातिगत वैमनस्य की जो है सो बात है। बलदेव जो कि आया था दूसरे गांव से, बलदेव को आप जान ही रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो बलदेव एक बार कहता है कि जो भी हो, जाति बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, मजबूत चीज है। हम क्या जाति को छोड़ सकते हैं क्या? जाति में ही जिएंगे, जाति में ही मरेंगे, जाति के लिए ही जिएंगे, जाति के लिए ही मरेंगे। तो बालदेव जो था वो अपनी जाति के लिए मर रहा था। तो ये किसका स्टेटमेंट था कि अपनी जाति के लिए जीना है, अपनी जाति के लिए मरना है? ये किसका कथन था? बालदेव का। तो बालदेव, जब जाति व्यवस्था की बात आएगी तो बालदेव जैसा एक व्यक्ति जो है, जिसका विशेष कोई अता पता नहीं है, माँ बाप विभिन्न चीजों का, माँ बाप तो खैर पता था लेकिन थे अब नहीं ना, लेकिन उसका कोई लेकिन जहां कहीं उठ कहीं दूसरे जगह से आया है, रह रहा है, नहीं बात के। तो बालदेव तो कहने का मतलब, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि अपनी ही जाति में, वो अपने गांव में कहां है बालदेव, आपको पता है, लेकिन बावजूद वो कह रहा है कि अपनी ही जाति के लोगों के लिए काम करना है, अपनी ही जाति में जीना है, अपनी ही जाति में मरना है। तो ये बालदेव का स्टेटमेंट था। तो जाति कितना स्ट्रांग हो सकता है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। तो एक लाइन मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि बालदेव जो था, बालदेव का कथन था कि जाति बहुत बड़ी चीज होती है। कथन था कि जाति बहुत बड़ी चीज है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जातिगत दुश्मनी में आप यदि संथालों को भी एक जाति मान लें तो सबसे ज्यादा शोषण यदि किसी का हुआ है वर्ग या जाति के आधार पर तो वो संथालों का हुआ है। ये भी याद रखिएगा। संथाल का क्षेत्र पूर्णिया से सट रहा था, संथाल परगना वाला, और संथाली कुछ आकर के मेरीगंज में भी बसे हुए थे। कुछ कम घर ही था लेकिन संथाली आए हुए थे। संथालियों ने जोत कोड़ करके हजारों एकड़ भूमि को, बंजर भूमि को ठीक कर दिया था, लेकिन संथालियों को लोग दूर का समझते थे कि बाहरी ये सब है। बाकी लोगों से भी बदतर स्थिति संथालियों का था, जबकि सबसे ज्यादा जमीन को उन्होंने ही ठीक ठाक बनाया था, प्लेन किया था। संथालियों को बहुत बुरा भला कहा जाता था, मारा पीटा जाता था और उनको दिहाड़ी मजदूरी कराया जा रहा था। संथालियों की स्थिति बहुत बद से बदतर थी। तो थोड़ा सा बस एक लाइन चर्चा कर दे रहा हूं कि वर्गीय भेदभाव का शिकार सर्वाधिक यदि कोई हुआ था वहां पर तो संथाल जाति हुई थी। वर्गीय भेदभाव का सर्वाधिक कोई शिकार हुआ था तो संथाल जाति थी। बस एक लाइन लिख करके आगे मैं बढ़ जा रहा हूं। वर्गीय भेदभाव का सर्वाधिक शिकार के हुआ था भैया, के हुआ था तो बराबर के हुआ था तो संथाली हुए थे। ये हो गया। यहां पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे कि
थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे कि अंधविश्वास समाज में जो है अंधविश्वास और जो एक तो पाखंड की बात हम लोग कर लिए, पाखंड धार्मिक पाखंड जिसको, उसकी चर्चा हम लोग कर लिए, महंत सेवादास रामदास वगैरह वगैरह की। समाज में अंधविश्वास भी बहुत जोरों पर था। कुछ कुछ एग्जाम्पल से पता चलता है कि अंधविश्वास का कितना भारी लेवल था। डाइन भूत प्रेत का करके लोगों की हत्या तक कर दी जा रही थी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कमली एक बार डॉक्टर प्रशांत के कमरे में थी तो सांप एगो आ गया। सांप, वो कहती है कि पेशल सांप है, जो आज भी कहीं कहीं आपको गांव में ये चीज प्रचलित है कि यदि आपको सांप दिखाई, जबकि बड़ा ही इररिलेवेंट, बड़ा ही अप्रासंगिक, अतार्किक और मूर्खता की प्रकाशता वाली बात है। कई बार लोग पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके की बातों में आ जाते हैं कई बार, और इन सब चीजों पे मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी जो है इन सब चीजों में आज भी विश्वास करते हैं, जिसका कोई मतलब ऐसा कोई दुनिया की ताकत, अमेरिका का भी कोई पावरफुल वैज्ञानिक या कोई आदमी होगा जो सांप को पेश के भेज नहीं सकता है कहीं। सांप के पास बुद्धि ही नहीं होती है। सांप को पेश करके किसी के बेड पर नहीं भेजा जा सकता है, ना किसी को कटवाया जा सकता है, बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े सपेरा, बड़े से बड़े सांप को पोसने वाले लोग को ही सांप ने काट दिया है। बचपन से ही सांप को खिला पिला करके बड़ा किया और उसी को सांप काट लेता है। दूसरे को आप कैसे कटवा सकते हैं? अपने सांप को कह के दूसरे से कटवा देना। अपने कुत्ता को कह के कटवा दिए तो अलग बात है कि कुत्ता को भेज दिए, सांप को कैसे भेज सकता है? सांप के पास बुद्धि नहीं होती है। तो ये आश्चर्य की बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि पेश दिया, तो वही कमली कहती है डॉक्टर प्रशांत को कि ये पेशा हुआ सांप आया है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? जब कमली बेहोश हो जाती है तो लोग आज भी गांव में बच्चियां यदि बेहोश हो गई, मैं तो देखता हूं, मैं तो देखा हूं, तो उस बेहोशी को लोग क्या बता देते हैं कि ये भूत लग गया, तो प्रेत लग गया, XYZ। तो चीजों को, एग्जैक्ट चीज को आप समझिए और उस पर उसको उसका जो है उसका उपाय करिए। ठीक है, कुल मिलाकर के ये बात है। तो अंधविश्वास की बात हो रही है, अंधविश्वास की चर्चा कर लेते हैं। अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास की यदि बात कर ली जाए तो अंधविश्वास में एक चर्चा तो कमली का कर लेते हैं कि वो एक एग्जाम्पल यही है कि कमली जो है वो कहती है कि सांप जो है सो आ गया है। तो एक थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, कमली वाला लिख दे रहा हूं। तो कमला या कमली जो है, कमली चाहे कमला, कमला जो है वो कहती है कि कमला जो है सो कहती है कि डॉक्टर प्रशांत के कमरे में घुसा सांप को डाइन ने भेजा है। डाइन ने भेजा है। एक चर्चा तो ये हो गई। दूसरी चर्चा जो है वो लिख दे रहा हूं दूसरे कलम से। एक हेरू रहता है, हेरू, जो उसका बेटा जो है वो क्या हो जाता है, मर जाता है, हेरू का। तो हेरू का बेटा जब उसका मर जाता है तो गांव का जो ज्योतिषी है और गांव के और भी लोग हैं वो उसको ये समझा देते हैं कि तुम्हारे बेटा को जो है पार्वती की जो मां है वो खा गई है, उडाइन है। मत समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पार्वती की मां जो है वो डाइन है, वही खा गई है। तो ऐसे कंडीशन में जो हेरू रहता है, होरी नहीं भाई, हेरू जो होता है उसके बेटा जो मर गया है, तो वो ये सोचता है कि जब पार्वती की मां खा गई है तो एक दिन रात को मौका पा करके उसकी हत्या कर देता है।
तो पार्वती की मां की हत्या जो है कौन किया था? हेरू, क्योंकि हेरू की बेटा जो है का मर गया था। आज आप सैकड़ों इस प्रकार की घटना देखते हैं। अभी छोटनी छोटनी देवी को जो है पद्मश्री मिला है। छोटनी देवी जो है वो उसके पति के गुजर जाने के बाद जो है लोगों ने उसका, जब जैसे किसी का पति गुजर गया तो उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए समाज की। समाज उसकी बढ़ चढ़ करके देख रेख करे, न कि उसको अलग अलग तरीके से उस पर लांछन लगाए और तरह तरह का जो है सो शोषण करिए। कैसा समाज है? ऐसे समाज में नहीं रहना है। ऐसे ऐसे समाज को तिलांजलि दे देना, लात मार देते हैं। ये कैसा समाज है जो असहाय के साथ, अबला के साथ, दुर्बल के साथ भारी अत्याचार करता है? औकात है तो बड़े बड़े लोगों के साथ भिड़ो, टाटा बिरला के साथ जो तुम्हारा शोषण कर रहा है उसके साथ भिड़ो। छोटनी देवी अभी 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 की बात है, छोटनी देवी को पद्मश्री मिला है। झारखंड की जो है सो वह शेरनी, उसके पति गुजरने के बाद उसको लैट्रिन तक लोग घोल करके पिला दिए थे। लैट्रिन घोल करके और पिला दिए, बलात्कार करने का प्रयास किए। तो छोटनी देवी क्या करी कि सभी जितनी भी महिलाएं थी जिनके पति गुजर गए थे, उन सभी को, जिनको डाइन घोषित कर दिया गया था अन्य कारणों से भी, उन सभी को वो इकट्ठा कर ली। और जब कभी किसी डाइन का बात आता था, किसी को सताया जा रहा था, 1,000 जुगाड़ कर ली थी महिलाओं को, और 1,000 महिला के साथ वो वहां गांव में पहुंच जाती थी, धावा बोल देती थी, मिलिया। ऐसे में वो गर्दा उड़ा दी छोटनी देवी। पद्मश्री से अवार्ड अभी नवाजा गया है, तो हार नहीं मानी। तो डाइन प्रथा तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश का तो बहुत बर्बाद कर दिया जो है सो। बड़े बड़े लोग मानते हैं जब अपना गड़बड़ी कुछ होता है तो डाइन और भूत को ये करने लगते हैं, नहीं समझते हैं। तो खैर ये सब तो आप समझते ही हैं। हेरू जो होता है वो अपने बेटे, अपने मृत मृत बेटे का, मृत माने समझ गया कि मर गया होगा, मृत बेटे का जो बदला है, बदला वो पार्वती की मां से लेता है। पार्वती की मां से डाइन समझकर लेता है। डाइन समझकर मार करके लेता है। क्या करता है? मार करके लेता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके का भी अंधविश्वास इतना चरम पे था, इतना प्रबल था। इसके अलावा जो है वो समाज में और भी अंधविश्वास आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का था। तो समाज उस समय का जो है सो, अब आज की क्लास को खत्म करते हैं क्योंकि हमारी दूसरी क्लास है अभी जो है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले। इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दे रहे हैं। आगे की क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट आदि की चर्चा करेंगे। जो महिला अंचल जो हमारा उपन्यास है, बहुत लंबा चौड़ा उपन्यास होता है ना, मतलब कि मजाक नहीं है, पढ़ते पढ़ते मर जाइएगा। बहुत ज्यादा मात्रा में पीजीटी का सिलेबस भी काफी भारी भरकम है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ रहे हैं, चीजों को क्लियर कर रहे हैं, आपको जानकारी आपकी बढ़ते जा रही है। आराम आराम से आप बहुत ही सरगर्भित तरीके से सीखते जा रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लाइफ के लिए जो है। इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहे हैं। बस आप इतना ही करिएगा, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उसको आप जरूर कंठस्थ रखिएगा। क्वेश्चन आंसर लगभग हम एक से कम 2-2, 4-4, 5-5 100 कराएंगे, जिससे कि उस सारे क्वेश्चन आंसर में सारा कहानी, सब कुछ तथ्य वगैरह आ जाएगा। कुछ रट भी लीजिएगा, नहीं समझ गए, कुछ रटना भी पड़ेगा, अलग से भी कुछ कुछ याद कर लीजिएगा। समझ गए कि नहीं समझ? गणित नहीं है कि बड़ा समझना है, कुछ याद भी करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम लोग चीजों को करते चलेंगे। हिंदी में तो याद भी करना पड़ेगा, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, उस समय तो याद भी करना पड़ेगा। आज की क्लास को हम इतना ही पे खत्म करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूं, अगली क्लास अगले दिन। आज आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।